Hello student, good morning, Jai Swaminarayan. Today we will learn about unit number 1 Introduction to Database System. उसके अंदर जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है और उसके रिलेटेड जो टॉपिक जो आज हम स्टडी करने वाले हैं वो टॉपिक के नेम है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस एंड एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस। ये यूनिट 1 के हमारे दो लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। तो रिड्यूस डेटा रिड्यूडेंसी हमारा डीबीएमएस का फर्स्ट एडवांटेज है। ये किस तरह से वर्क करता है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि रिड्यूस डेटा रिड्यूडेंसी का मीनिंग क्या होगा। यानी कि जब भी आप सिस्टम के अंदर कोई भी टेबल हो या इंफॉर्मेशन हो या कोई भी डेटा हो वो आप एंटर करवाते हैं, तो एक जैसे आप दो डेटा एंटर करते हो तो उस डेटा एंटर करते हो तो वो क्या होता है, रिड्यूडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन वैल्यू बन जाती है। तब सिस्टम में उसकी स्टोरेज की जगह भी ज़्यादा रहती है। सिस्टम में जो भी आपका जो डेटा आप जो एंटर करवाते हो वो ये बेसिकली कोई पर्टिकुलर एक सिस्टम में जाके स्टोर होता है। वो डेटा डुप्लीकेट वैल्यू होने के होगा तो क्या होगा कि वो ज़्यादा स्पेस रोकेगा और उसकी स्टोरेज भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी, और उसके लिए हमें स्टोरेज ज़्यादा होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, वो सिस्टम की हमें दूसरी स्टोरेज परचेज करनी होगी। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कीमत भी चुकानी पड़ती है। उसे रिड्यूस डेटा रिड्यूडेंसी कहते हैं। यानी कि सेम देखने वाले एक ही डेटा एक से दो बार यानी कि एक से ज़्यादा वो एक ही सिस्टम में स्टोर होता है, तब डेटा रिड्यूडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक टेबल लिया है और यही टेबल में मैंने एक ही नाम वाले दो डेटा है वो सेम डाले हुए। तो क्या होगा, ये टेबल जब सिस्टम में कोई पर्टिकुलर कोई जगह पे स्टोर होगा तब उसमें रिड्यूडेंसी એટલે कि स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी, इसलिए डेटा का डुप्लीकेशन बन सकता है। यानी कि दूसरी लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि डेटा डुप्लीकेशन स्टोर हुआ है। नेक्स्ट आएगा रिमूव डेटा इनकंसिस्टेंसी। रिमूव डेटा इनकंसिस्टेंसी यानी कि दो सेम डेटा की, एक ही डेटा की दो अलग अलग वैल्यू हम डालते हैं तो आउटपुट हमें एक दिखाता है। वैल्यू अलग अलग डालते हैं पर आउटपुट सेम दिखाता है, उससे हम डेटा इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एक फील्ड टेबल लिया हुआ है। इसमें एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट लिया है। वो सब जो 4 ब्रांच ली हुई है उसमें सेम है। एक ही नाम का व्यक्ति है, एक ही उसका एड्रेस है, वो सब्जेक्ट भी सेम लेता है। पर मैंने यहाँ पे क्या डाला है कि मोबाइल मैंने जो है वो डिफरेंट डाले हैं। तो इनकंसिस्टेंसी में क्या होगा, तो सेम डेटा की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है तो उसे डेटा इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। यानी कि एक ही डेटा की हम अलग अलग वैल्यू डालते हैं, उस टाइम पे सिस्टम में डेटा इनकंसिस्टेंसी का जो प्रॉब्लम है वो खड़ा होता है। नेक्स्ट आएगा ऑटोमेसिटी। ऑटोमेसिटी यानी कि आप कुछ भी प्रोसेस में अपना जो सिस्टम में आप जो डेटा डालते हो वो पूरी तरह से कंप्लीट न होने पर वो बीच में ही रह जाता है, तभी ऑटोमेसिटी का जो प्रॉब्लम है वो हमारी सिस्टम को फेस करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पर्सन का लिया हुआ है, पर मैं आपको एक एग्जांपल थ्रू समझाती हूँ कि ऑटोमेसिटी का हमारी सिस्टम में जो प्रॉब्लम है उसे कैसे फेस करना पड़ता है। तो सपोज आप फ़ोन में रिचार्ज कराते हो, ठीक है, रिचार्ज कराते हो तो ऑटोमेटिकली जो रिचार्ज कराते हो वो ऑनलाइन
आप रिचार्ज कराते होगे, ठीक है। तो ऑनलाइन रिचार्ज कराने के बाद अपने अकाउंट में से ऑटोमेटिकली पैसे जो होते हैं वो कट जाते हैं, पर आपका रिचार्ज नहीं हो पाता। तो आप सामने वाले को जब भी आप कॉल करके आप उससे क्वेश्चन करते हो तो वो क्या मीन्स के आंसर देगा कि मेरा तो काम था रिचार्ज करवाने का, पैसे तो कट गए, रिचार्ज नहीं हुआ, तो मैं क्या करूं। वो हमको ऐसा आंसर देता है। यानी कि कोई भी डेटा प्रोसेस में डालने से वो उसके स्टेप से हिसाब से वो वर्क नहीं करता, तभी सिस्टम को ऑटोमेसिटी का प्रॉब्लम खड़ा होता है। यानी कि जो सिस्टम में जो भी डेटा एंटर किया गया हुआ है एक ही प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करेगा या फिर करेगा ही नहीं। यानी कि सिस्टम क्या करेगा, वो आपने जो प्रोसेस में जो डेटा डाला है उसे कंप्लीट पूरा करेगा अपने स्टेप से हिसाब से, अदरवाइज वो प्रोसेस को मीन्स के क्या करेगा, टच भी नहीं करेगा, उसे ऑटोमेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट आएगा डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन यानी कि एक ही फाइल की इंफॉर्मेशन को हम एक ही जगह पे स्टोर करने की वजह, एक ही फाइल की इंफॉर्मेशन को हम अलग अलग जगह पे क्या करते हैं, अलग अलग नाम से हम उसे स्टोर करते हैं। और जब भी हमें ये फाइल मीन्स के यूज़ करनी होती है तब हम कई सारे नाम उसमें आ जाते हैं, तब भी डेटा आइसोलेशन का जो प्रॉब्लम होता है वो हमारे सिस्टम में खड़ा हो मीन्स के हमारे सिस्टम को फेस करना पड़ता है। यानी कि हमारा जो डेटा होता है, शॉर्ट में कहे कि हमारा जो इम्पोर्टेंट फाइल होती है उसके अंदर जो डेटा होता है वो रिट्राइव करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आएगा अलाउ टू इम्प्लीमेंट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। यानी कि अलाउ टू इम्प्लीमेंट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट यानी कि यूज़र द्वारा जो भी डेटा एंटर सिस्टम के अंदर यूज़र जो भी डेटा एंटर करता है वही डेटा को वो क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। उसकी जो सिक्योरिटी है उसे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसे हम इम्प्लीमेंट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बोल सकते हैं। यानी कि अपने रूल्स के हिसाब से आपने जो भी डेटा डाला है उसको कंप्लीटली सिक्योर रखता है। नेक्स्ट आएगा शेयरिंग ऑफ डेटा अमंग मल्टीपल यूजर। शेयरिंग ऑफ मल्टीपल यूजर, ठीक है। तो शेयरिंग में क्या आएगा कि आप एक ही तरह के डेटा कंप्यूटर सिस्टम की फाइल्स में शेयरिंग ऑफ एमंग मल्टीपल यूज़र यानी कि हमारे सिस्टम में जो भी डेटा हमने डाला हुआ है वो एक ही टाइम पे यानी कि सेम टाइम पे हम कई सारे यूज़र को हम शेयर करते हैं, उसे हम शेयरिंग ऑफ डेटा अमंग मल्टीपल यूज़र बोलते हैं। यानी कि डेटाबेस का जो मेन जो वर्क है वो डेटा शेयरिंग का है। डेटा शेयरिंग द्वारा हम डेटा को बहुत सारे यूज़र और एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। यानी कि सेम टाइम पे हम एक ही टाइम पे हम कई सारे यूज़र को हम जो एक ही जो डेटा है वो डिफरेंट यूज़र को हम सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो डिपार्टमेंट लिया हुआ है, इसमें मैंने कई सारे यूज़र को एक ही साथ में क्या किया है कि डेटा मल्टीपल यूज़र को मैंने डेटा शेयर किया हुआ है। रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा यानी कि डीबीएमएस में कोई भी इनवैलिड यूज़र बिना
परमिशन को डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें डीबीए का जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है और सिस्टम को बिना परमिशन के एक्सेस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है कि रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ रहता है, यानी कि जो अनऑथोराइज पर्सन है वो डीबीए की परमिशन बिना जो वैलिड यूज़र का जो डेटा है उसे एक्सेस नहीं कर सकता। उसे हम रिस्ट्रिक्शन अनऑथोराइज एक्सेस टू डेटा कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट आएगा बैकअप एंड रिस्टोर। ओके, तो बैकअप एंड प्रोवाइडिंग बैकअप एंड रिकवरी सर्विस। तो इसमें क्या आएगा कि बैकअप एंड रिकवरी में क्या आएगा कि जब भी हम कोई भी डेटा को हम डेटाबेस लॉस्ट या डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, यूज़र द्वारा जो भी डेटा सिस्टम के अंदर तो उसमें क्या आएगा कि प्रोवाइडिंग बैकअप एंड रिकवरी सर्विस, यानी कि डेटा का बैकअप लेने के लिए जो हमारी डेटाबेस की जो सिस्टम है उसमें कई सारी जो अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो फ्रेमवर्क होती है उसके थ्रू हम आसानी से डेटा का बैकअप किसी भी टाइम पे हम ले सकते हैं। उसमें यूज़र को अपने आप बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डीबीएमएस खुद ही बैकअप ले लेता है और कोई भी सिचुएशन में अगर सर्वर डाउन हो जाता है तो हमारा जो डेटा लॉस्ट हो जाता है तो रिकवर बैकअप लिए हुए डेटा से हम हमारा डेटा को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। यानी कि जब भी हम सिस्टम में जब डेटा डालते हैं तो डीबीएमएस के पास ऐसे कई सारे ऑप्शन होते हैं, या ऑप्शन बोलो या डिवाइस बोलो, कई सारी डिवाइस होती है कि जो अपने आप ही वो क्या करती है, डेटाबेस जो सिस्टम होती है वो अपने आप ही वो डेटा का बैकअप रखते हैं। तो जब भी हमारी सिस्टम करप्ट हो जाती है या हैकर थ्रू हैक हो जाती है तो हमारा लॉस्ट हुए डेटा से हम आसानी से जो बैकअप रखा हुआ है सिस्टम में, इसमें से हमारा डेटा रिकवर कर सकते हैं। इसे हम प्रोवाइडिंग बैकअप एंड रिकवरी सर्विस कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो भी एडवांटेज बताए हैं उसकी समरी मैंने ली हुई है, तो आप इसी तरह से ड्रॉ करके एग्जाम्पल के साथ ये समरी आपको जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके हर एक एडवांटेज है वो किस तरह से वर्क करता है और उसका एग्जाम्पल क्या आएगा उसके साथ आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट आएगा डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। तो डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस में क्या आएगा, तो हाई कॉस्ट ऑफ डीबीएमएस, यानी कि डेटाबेस सिस्टम हमें परचेस करने के लिए बहुत सारी जो कॉस्ट होती है, कीमत होती है, वो चुकानी पड़ती है, ठीक है, और उनको मेंटेन करना भी हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ, जब भी हम डीबीएमएस के लिए डेटाबेस के लिए कोई भी स्टाफ को हम रखते हैं वर्क करने के लिए, तो पर्टिकुलर डीबीएमएस में हम कहते हैं ना को उससे प्रॉपर लैंग्वेज आती हो, यानी कि प्रॉपर उसमें उसे प्रॉपर सिस्टम आती हो, उसी ही स्टाफ को हम डेटाबेस में काम करने के लिए रख सकते हैं। प्रॉब्लम इन रॉन्ग डेटाबेस एनवायरनमेंट, प्रॉब्लम इन रॉन्ग डेटाबेस एनवायरनमेंट में क्या आएगा कि डेटाबेस एनवायरनमेंट में बैकअप एंड रिकवरी ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कॉस्ट ऑफ डेटा कन्वर्जेशन, यानी कि उसके लिए हमें बहुत सारी मीन्स के जो पैसे हैं वो चुकाने पड़ते हैं, इसलिए जो डीबीएमएस सिस्टम है वो
क्या करता है, पर्टिकुलर कोई कंपनी हो कि उसी में ही ऐसे जो पर्टिकुलर जो हाई कंपनी यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ही इस सिस्टम को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हायर हार्डवेयर कॉस्ट। हायर हार्डवेयर कॉस्ट में आएगा कि जब भी हम सिस्टम में परचेस करते हैं डेटाबेस की, तो उसके अंदर जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का जो यूज़ किया जाता है उसकी कीमत भी हमें बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ती है। कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, यानी कि जब भी हम कोई न्यू स्टाफ मीन्स के लेते हैं हमारे सिस्टम के लिए, तो वो सबसे पहले DBMS का जो डेटाबेस सिस्टम है उसे ट्रेनिंग देने के लिए भी हमें बहुत सारी जो कॉस्ट होते यानी कि जो बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है। नीड ऑफ डेटा डिक्शनरी, लास्ट में नीड ऑफ डेटा डिक्शनरी, यानी कि ये जो डिसएडवांटेज है वो क्या क्या है कि DBMS सिस्टम यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को परचेस करने के लिए हमें बहुत सारे कीमत चुकानी होती है। हम उसके लिए पर्टिकुलर वही सिस्टम में जो निष्णात हम कहते हैं ना का पर्टिकुलर पावरफुल व्यक्ति पर्सन जो है वो ही हमें जो पावरफुल पर्सन यानी कि कंप्लीटली डेटाबेस सिस्टम को वो हैंडल कर पाए वो ही स्टाफ को हमें परचेस करना चाहिए। DBMS एनवायरनमेंट में कई तरीके से जो प्रॉब्लम आते हैं उसे हैंडलिंग करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम जो डेटा का कन्वर्जेशन करते हैं उसमें भी हमें बहुत सारा पैसे यानी कि कन्वर्जेशन यानी कि डेटा को DBMS सिस्टम को खरीदना, जो भी कोई परचेस करना चाहता है वो बड़ी बात होगी, क्योंकि ये छोटी मोटी कंपनियां उसे खरीद नहीं सकती, जिसका वर्क लोड यानी कि जो वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ी जो कंपनियां होती है जैसे कि IT कंपनियां होती है, बिजनेस मैन लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग बिजनेस करते हैं वो ही इस सिस्टम को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा का सारा जो बैकअप होगा वो डेटाबेस सिस्टम में स्टोर होगा। उसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए भी हमें बहुत सारा पैसा चुकाना पड़ता है। उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो हमें टाइम टू टाइम उससे अपडेट कराने पड़ते हैं। तो ये सभी डिसएडवांटेज जो हो आएंगे वो DBMS में आएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ DBMS। तो एप्लीकेशन ऑफ DBMS में क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग, एजुकेशन सेक्टर, क्रेडिट कार्ड, सोलर, सोशल मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस, ऑनलाइन शॉपिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी जो एप्लीकेशन है वो हमारी DBMS की है। तो हमें यहाँ पे ई-कॉमर्स में क्या आएगा, तो ई-कॉमर्स में फ्लिपकार्ट, अमेजोन, शॉपक्लूज, ई-बाय, जो सारी की सारी जो कंपनियाँ हैं कि जो ई-कॉमर्स यानी कि सेलिंग का काम करती है वो सभी की सभी ई-कॉमर्स में आएगी। ऑनलाइन टेलीविज़न स्ट्रीम में क्या क्या आएगा, तो हॉटस्टार, अमेजोन प्राइम, वो सब ऑनलाइन क्या आएगा, टेलीविज़न स्ट्रीमिंग में आएगा। सोशल मीडिया में कौन कौन सी ऐप आएगी, तो व्हाट्सएप, एफबी, ट्विटर, लिंक्डइन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं ये कॉमन थी, अब हम देखते हैं बैंकिंग। तो बैंकिंग सिस्टम में एप्लीकेशन में हम क्या कर सकते हैं, तो बैंक का यूज़ डेटाबेस इसलिए करता है क्योंकि उसमें कस्टमर की इंक्वायरी, अकाउंट, लोन, अदर ट्रांजैक्शन होते हैं वो सभी ऑनलाइन होते हैं, तभी वो DBMS में इस एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। एयरलाइंस, तो रिजर्वेशन एंड शेड्यूल यानी कि ऑनलाइन डेटाबेस फॉर रिजर्वेशन एंड डिस्प्लेइंग द शेड्यूल इंफॉर्मेशन। यूनिवर्सिटी, तो स्कूल एंड कॉलेज के लिए यूज़ की जाती है फॉर अलग अलग डिफरेंट टाइप के कोर्स, उसके रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट और अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। यानी कि ये सभी की सभी जो एप्लीकेशन होती है उसमें जो डेटा होता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर होता है और उसे हम जब भी चाहिए उसे हम एट अ टाइम हम यूज़र को प्रोवाइड कर सकते
है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो भी आगे एप्लीकेशन ली हुई है कि बैंकिंग, तो बैंकिंग की एप्लीकेशन बैंकिंग के लिए बैंक वाले जो है वो क्यों DBMS का यूज़ करते हैं, तो फॉर कस्टमर इंफॉर्मेशन, अकाउंट, लोन्स एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन, यानी कि जो कोई भी पर्सन है या कस्टमर है वो घर बैठे अपना जो अकाउंट की जो डिटेल है वो अकेले में देख सके, इसलिए वो DBMS सिस्टम का यूज़ करते हैं और वो टाइम टू टाइम सारी एप्लीकेशन को वो अपडेट कराते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा यूनिट 1 था वो कंप्लीट हुआ।